नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये दूसरी क्लास है। ये एसएससी दिल्ली पुलिस 2023 के लिए जो मैराथन क्लास का सेशन चल रहा है। किसका? मैराथन क्लास का, जिसमें क्या है, एक सब्जेक्ट एक मैराथन के हिसाब से चल रहा है। उसमें ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास हो चुकी है, पहली क्लास हुई थी, फर्स्ट क्लास वो हुई थी पॉलिटी की। किसकी हुई थी? पॉलिटी की। वो फुल पॉलिटी की क्लास हो चुकी है, लगभग 1 घंटे की है। उसको देख लें, वो मिल जाएगी आपको चैनल के पेज पर। मैराथन क्लास है, उसमें मैंने लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बार बार रिपीट होते हैं उन 200 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। उनके अलावा जो भी डिटेल में टॉपिक होते हैं उनको किया है। सबसे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैंने पहली क्लास डाल दी है, अभी ये आपको मिली। अगर सब्सक्राइब नहीं किया होता तो आपको ये वाली क्लास नहीं मिलती। और दूसरी बात, इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। आज का टॉपिक है फिजिक्स। कौन सा है? फिजिक्स, जिसमें मैंने 130 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। उनके अलावा उन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड डिटेल में टॉपिक को लिया है। आज जो एक पहला टॉपिक है वो है मात्रक और इकाई। उसके बाद है मापन और पैमाने। इसके बाद टॉपिक है यांत्रिकी। इसमें न्यूटन के लॉ आ जाएंगे, ऊर्जा और गुरुत्वीय तरंग जो भी हैं वो आ जाएंगे। अगला टॉपिक गुरुत्वाकर्षण, फिर उसके बाद प्रकाश, फिर ऊष्मागतिकी के नियम, फिर तरंग गति, फिर उसके बाद ध्वनि। इतने टॉपिक लिए हैं। सबसे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और जो पहली क्लास हो चुकी है पॉलिटी की, उसको भी देख लें, जिससे कि एसएससी दिल्ली पुलिस में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिले। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? क्या है? मूल भौतिक राशि है। तो सबसे पहले तो पकड़ते हैं भौतिक राशि। कौन सी? भौतिक राशि। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मापन। अब मैं आपसे कहूँ कि आप कितना कुश हैं, ये नाप सकते हैं? आप नहीं नाप सकते। मैं आपसे कहूँ कि आप 1 किलो कुश हैं, 2 किलो कुश हैं, तो उसका मापन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो कुशी एक भौतिक राशि नहीं है। लेकिन वहीं आपकी हाइट की बात की जाए तो आपकी हाइट आप बता देंगे कि हाँ साहब, हमारी हाइट 5 फुट है। यानी 5 फुट या 5 मीटर या 5 इंच जो भी है, यानी हाइट का मापन किया जा सकता है। तो वो एक भौतिक राशि है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप आज कितने रोए हैं, 1 लीटर रोए हैं, 2 लीटर रोए हैं, तो उसका मापन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो रोना कोई भौतिक राशि नहीं है। वहीं कहूँ मैं, आपका वज़न कितना है, आप कहेंगे कि मेरा 1 किलो वज़न है। तो 1 किलो वज़न है वो आप माप सकते हैं। 1 किलो वज़न है तो आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो इसकी क्या हो जाएगी? भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका आप मापन कर सकें। क्या कर सकें? मापन। अब भौतिक राशियों को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। क्या में? 2 भागों में। एक तो होती हैं मूल राशियाँ। कौन सी? मूल राशियाँ। और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। जो मूल राशियाँ होती हैं वे वे स्वतंत्र रहती हैं। कैसे? जो मूल राशियाँ होती हैं वे स्वतंत्र होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपका जो वजन है, क्या वजन वजन यानी 50 kg है। कितना है? 50 kg। इसमें आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। मैं आपसे कहूँ कि आपकी जो हाइट है वो 5 फीट है। कितनी है? 5 फीट। तो इसमें आपको किसी फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। यानी स्वतंत्र रहती हैं, स्वतंत्र। वहीं इधर आपसे बात करें, जो व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों से बनी होती हैं। लेकिन मूल राशियाँ किसी से नहीं बनी होती हैं, वो मूल होती हैं, यानी फंडामेंटल, एक तरह से फंडामेंटल यूनिट। व्युत्पन्न राशियाँ जैसे कि किसी का आपको एरिया चाहिए। क्या? एरिया। तो उसके लिए आपको लंबाई इंटू चौड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। हाइट एंड यानी लेंथ एंड इंटू विड्थ, यानी लंबाई चौड़ाई, दो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही। अब लंबाई इधर मूल राशि है, और वजन भी कहीं ना कहीं, जो विड्थ है, चौड़ाई, वो भी इधर ही है। उसको भी मीटर में नापते हैं। तो ऐसे जो मूल राशियाँ हैं वो कितनी? 7 हैं। एक तो लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में। समय को सेकंड में। विद्युत धारा को एम्पियर में। ताप को केल्विन में। पदार्थ की मात्रा को मोल में। और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में।
जो मूल राशियाँ हैं वो मात्र यही हैं 6, सॉरी 7, कितनी है 7 मूल राशियाँ हैं। और इन 7 मूल राशियों से मिलकर जितनी भी राशियाँ बनेंगी वो कौन सी व्युत्पन्न राशियाँ, कौन सी व्युत्पन्न। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशियाँ हैं, कौन सी मूल। अब मूल राशियाँ कौन सी है 7। अब 7 में से देखो बल है इसमें नहीं है, वेग है नहीं है, विद्युत धारा है विद्युत धारा इसमें है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा विद्युत धारा। कार्य नहीं है। ये सारी कैसी व्युत्पन्न राशियाँ, जैसे बल व्युत्पन्न राशियाँ हैं, वेग व्युत्पन्न राशि है, कार्य व्युत्पन्न राशि है। अब बल की बात करते हैं। बल का मात्रक क्या है न्यूटन, क्या है न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है, कौन सी है विद्युत धारा। कार्य, जो कार्य है कार्य को किस में मापते हैं जूल में। वॉट किसका मात्रक है शक्ति का, किसका है शक्ति का। न्यूटन किसका है बल का, बल का मात्रक क्या है न्यूटन। और एक और बात, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डन रहता है। ये अक्सर क्वेश्चनों में पूछ लेता है, इसको याद कर लें। पार्सेक, पार्सेक किसकी इकाई है, पार्सेक दूरी की इकाई है। किसकी, पार्सेक दूरी की इकाई है। इस तो इसका आंसर तो ये हो गया, लेकिन इसको अभी डिस्कस करेंगे। यानी पार्सेक, ये तो पार्सेक है दूरी की इकाई, प्रकाश वर्ष भी है दूरी की इकाई, लेकिन ये सबसे बड़ी छोटी कौन सी है वो चीज़। अब प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी यानी चली गई चाल। यानी इसका आंसर ये हो जाएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। एक वर्ष कितना होता है, एक वर्ष यानी 365 दिन, कितने 365 दिन। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। और एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60 मिनट। और एक मिनट में कितनी सेकंड रहती हैं 60 सेकंड। ये तो होगी एक वर्ष में चाल, इंटू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपका निकल के आ जाएगा एक प्रकाश वर्ष के बराबर। क्या आ जाएगा प्रकाश वर्ष। जो 3 × 10⁸ है ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट, क्या है स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल। इधर बात करें प्रकाश, यह है एक वर्ष द्वारा एक वर्ष में निर्वात में, कहाँ निर्वात, निर्वात को बता दें निर्वात वो जगह होती है जहाँ पर कोई गैस ना हो, एक तरह से वैक्यूम, यहाँ पे कोई हवा ना हो गैस ना हो। जैसे आप जिस कमरे में बैठे वहाँ से जितनी भी गैसें हैं उनको अगर आप निकाल देंगे तो वहाँ पर क्या वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी निर्वात, कोई गैस नहीं रहती है। में तय की गई दूरी, अब एक प्रकाश वर्ष बराबर ये रहता है। ये यही मान कहाँ से निकलेगा 365 × 24 × 60 × 60 × 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। एक और बात, अब इनमें से एक तो बात ये है कि प्रकाश वर्ष ये भी एक तरह से किसकी दूरी की मात्रक है, और पारसेक भी है। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, बड़े की बात करें जैसे प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या रहता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये बड़ा है 10 की पावर 6 यानी 16 इसमें है, इसमें कितनी 15, तो इससे ये बड़ा हो गया। और एक पारसेक बराबर कितना रहता है 3.2 प्रकाश वर्ष। तो जो पारसेक है पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, क्या है सबसे बड़ा मात्रक। डॉप्सन, डॉप्सन इकाई है, डॉप्सन किसकी ओजोन परत की, किसकी ओजोन जो परत है उसकी मोटाई किससे नापते हैं ओजोन, सॉरी ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। अब ओजोन परत क्या होती है, जो ओजोन परत होती है सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकती है, किसको पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेस को। अगर वो पृथ्वी पर आएंगी तो उनसे बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बीमारी है वो है चर्म रोग, यानी शरीर जो त्वचा रोग है वो सबसे महत्वपूर्ण रोग है। उसके अलावा जो भी आपकी लग्जरीज गाड़ियाँ होती हैं वो कलर लेस हो जाएंगी, यानी उसका कलर उतर जाएगा। बहुत सारी उनका अभी तक तो कोई आई नहीं है, जब आएंगी तो और अनेकों बीमारियां फैलेंगी। उसका किसी ने कोई अभी तक ऐसा वो नहीं पाया है कि कितनी बीमारियां होंगी, समझ रहे हैं आप। आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट हैं उनको देखते हैं। यूनिट की बात करें, क्षेत्रफल को किस में मापते हैं मीटर स्क्वायर में, आयतन को मीटर क्यूब में, घनत्व को किलोग्राम मीटर क्यूब में, और वेग को मीटर पर सेकंड में, त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, बल को न्यूटन में, कार्य को जूल में, ऊर्जा को जूल में, शक्ति को वॉट में, समतल रेडियन जो समतल कोण होता है उसको रेडियन में, घन कोण होता है उसको स्टेरेडियन में। इसको देखने समतल कोण जैसे ये है
ये प्लेन एंगल हो गया। ये है 2D, कौन सा है 2D। इसी को हम ऐसे बना दें, ये हो गया 3D, कौन सा हो गया 3D। ये हो गया घन कोण यानी ठोस। तो इसकी ये कोण मापते हैं किसमें, स्टेरेडियन में, अंदर का या बाहर का जो भी है कोण वो। इधर बात करते हैं, ये आया था UPPCS 2022 में, ये क्वेश्चन आया, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया। जैसे लेंस की क्षमता किस में मापते हैं, डायोप्टर में, आप भी देख लें और लगा लें, फिर तो बता ही रहा हूँ। और दाब को पास्कल में, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता ये क्यूरी में, ऊष्मा को जूल में। अब बच्चों ने सोचा ये सारा ही कुछ ठीक है, लेकिन इसमें गलत ये है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किस में नापते हैं, बैकुरल में। किस में, बैकुरल में। इसका मात्रक क्या है, बैकुरल। एम्पियर, एम्पियर किस में माप, जो विद्युत धारा, एम्पियर मापने की इकाई क्या है, विद्युत धारा। आवृत्ति को हर्ट्ज में। अब इधर देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, जहाँ तक हो आप इसके नोट्स ही बना लें, बहुत अच्छी है। जैसे आवेग न्यूटन सेकंड, विद्युत आवेश कूलाम, विद्युत धारिता फैराडे, आवृत्ति हर्ट्ज, प्रतिरोध ओम, प्रतिरोधकता ओम मीटर, दाब को पास्कल में, ऊष्मा को कैलोरी में, विभवांतर को वोल्ट में, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में, ध्वनि की प्रबलता को डेसिमल में, वायुमंडलीय दाब को बार में, और एक बार बराबर 10⁵ पास्कल रहता है। जल प्रवाह की दर क्यूसेक में, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में। ये हमारा अब एक टॉपिक खत्म हो गया है, यानी मापन और मात्रक। अब कुछ उपकरण देखेंगे, पैमाने देखेंगे मापने के, उसमें देखते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है, जो पायरोमीटर होता है वो उच्च ताप वाली, जो भी जैसे सूर्य का आपको तापमान नापना है तो उसको उच्च ताप यानी पायरोमीटर से नापेंगे। तो उच्च ताप वाला, उच्च ताप जहाँ पे होगा लगभग 500 से ऊपर सेल्सियस डिग्री से ऊपर का तापमान नापेंगे तो वो किससे, पायरोमीटर से। वो भी रेडिएशन, जो रेडिएशन निकालता है उसी से, जैसे सूर्य रेडिएशन निकालता है। अब कोई भी वस्तु है जब उसका टेम्परेचर जब 500 से ऊपर होगा तभी वो रेडिएशन निकालेगी। तो इसका तो हो गया उच्च ताप। वायु की गति, वायु की गति किससे नापते हैं, एनीमोमीटर। जो एनीमोमीटर होता है उसमें कुछ नहीं होता है, जैसे ये है तो उसमें इस तरह के पंख लगे होते हैं दो, ऐसे करके जब हवा चलती है तो ये एक तरह से रोटेट होते हैं, क्या होते हैं, रोटेट। जैसे हवा तेज़ हो जाएगी तो ये तेज़ गति करेंगे। जैसे आपने जो विंड पवन चक्की देखी वो भी हवा के झोंके से घूमती है, वैसे ही ये। तो ये किसका, अनीमोमीटर। सोनार, किसकी बात करें, सोनार। सोनार, सोनार की बात करें तो सोनार जो समुद्र में, जो समुद्र की जो एक, सोनार को इधर से बात करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है इसकी फुल फॉर्म, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें जो ध्वनि तरंगें प्रयुक्त होती हैं वो होती हैं पराश्रव तरंगें। प्रयोग होता है नौ संचालन में यानी नाव में। इसका जो काम होता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने में। जैसे जो कोई जहाज नीचे खो गया या कोई भी, जैसे कोई मिनरल्स या कुछ किसी भी चीज़ का पता लगाते हैं तो उसके लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार में क्या होता है, अगर जैसे मान लो ये सोनार है, यहाँ से कोई जाएगी रेस, तो नीचे अगर कोई पत्थर है ये इस पर टकराएगी और टकराने के बाद वापस सिग्नल देगी जिससे कि पता चल जाए, वापस ही जाएगी। तो ये होता है। इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ कभी आ जाती हैं तो उनका पता लगाने में, कोई जहाज़ डूब गया है तो उसको ढूंढने में, इसका पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है सोनार का। विद्युत धारा किससे नापते हैं, एमीटर से। रक्तचाप किससे, स्फिग्नोमीटर से। हाइग्रोमीटर, इससे वायुमंडलीय आर्द्रता को नापते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे नापते हैं, लैक्टोमीटर से। रिगेलमैन स्केल, इससे क्या नापते हैं, धुआं को। अब कुछ इधर देखते हैं और एक और देखते हैं, झूठ का पता लगाने की जो वो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीग्राम। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं, रिएक्टर से। रडार का प्रयोग करते हैं यानी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति जानने में, इसमें भी डिटेक्ट करते हैं। इसका फुल फॉर्म यही है, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। क्या है, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। कभी कभार यही फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जामिनर। इसमें प्रयोग होता है रेडियो तरंगें। ये क्या है, जो दूर की वस्तुओं की ऊंचाई व दिशा ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। ये हो गया। अब इधर देखते हैं कुछ उपकरण, कुछ उपकरण देखते हैं उनका प्रयोग। अगर आप इनको एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे एनीमोमीटर, ये किसका, वायु का वेग। अमीटर, विद्युत धारा। अल्टीमीटर, ऊंचाई। अल्टीमीटर को याद रख सकते हैं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर ऊंचाई।
ओडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। बैरोमीटर की बात करें, बैरोमीटर से नापते हैं वायुमंडलीय दाब। कैलोरीमीटर से ऊष्मा। सोनार से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने में। पायरोमीटर से उच्च ताप। मैनोमीटर से गैसों का दाब। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता। इधर बात करें, ओडोमीटर से वाहन के पहिए द्वारा तय की गई दूरी। लैक्टोमीटर से दूध की सापेक्षिक आर्द्रता। ब्यूटेरोमीटर से दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व। पोटेंशियोमीटर से विभवांतर। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि। स्पेग्नोमीटर से रक्तचाप। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति। लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता। सिस्मोग्राफ से भूकंपी तरंग या फेदोमीटर से भूकंप की गहराई। और पॉलीग्राफ से झूठ बोलने का पता लगाते हैं। तो ये आपका दूसरा टॉपिक खत्म हो गया। इधर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। इधर बात करें अदिश और सदिश की। जो अदिश राशियाँ होती हैं उसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। क्या? परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। और जो सदिश राशियाँ होती हैं उसमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। जैसे कि आपसे कहूँ कि आप में शक्ति है। क्या है? शक्ति है। अब शक्ति तो है आप में, क्या है? शक्ति। अब दिशा नहीं है, शक्ति किस दिशा में आप में, कि पूरब दिशा में शक्ति है, कि पश्चिम दिशा में शक्ति है, कि ऊपर है कि नीचे, कुछ पता है नहीं। तो अब समय में एक तरह से परिणाम तो है कि 10 बज गए, 12 बज गए, क्या 10 बज गए, 12 बज गए। अब ये आप बता सकते हैं कि 10 पूरब दिशा में बजे हैं, कि पश्चिम दिशा में बजे हैं, कि ऊपर बचे हैं या नीचे बजे हैं, कुछ नहीं। तो इसमें खाली क्या होता है? परिणाम। और यानी परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। जो सदिश राशियाँ होती हैं उसमें परिणाम भी होगा, परिणाम के साथ साथ दिशा भी होगी। जैसे बल, जो बल लगाते हैं यानी फोर्स। अब ये तो फोर्स परिणाम भी दे रहा है और दिशा भी। क्या हाँ, हमने ऊपर फोर्स लगाया था, जैसे कि हमने छत के नीचे फोर्स लगाया था जब छत को ऊपर उठाया था। हमने गाड़ी में पीछे से फोर्स लगाया था तब गाड़ी आगे गई थी, यानी इसमें दिशा आ रही है फोर्स में। ऐसे विस्थापन में, ठीक है, विस्थापन, वेग, त्वरण, इन सब में क्या आ रही है? दिशा आ रही है। तो इससे तो ये हो गया। इनको देख लें, दूरी है, आयतन है, और द्रव्यमान है, घनत्व है, कार्य है, ऊर्जा है, समय है, ताप है, शक्ति है, आवेग है, चाल है, विभव है। ये सारी कौन सी? अदिश राशि। सदिश राशि में विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये आते हैं। इनको याद कर लें, थोड़ा इसको देख लें, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अब ये बात कर रहा है अदिश राशि। अदिश राशि वे राशि जिनमें ओनली परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। अब बल में तो दिशा होती है। दाब, अब दाब का तो पता नहीं है भाई। इधर देखें, त्वरण में भी होती है और वेग में भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाब, यानी प्रेशर। ठीक है साहब, प्रेशर में कोई दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? कौन सी सदिश? अब दाब कैसी है? अदिश है, इधर अदिश है, और इधर भी अदिश है तो इधर भी अदिश रहेगी। कार्य, अपने ये कभी बताया कि कार्य, कि आपके घर वालों ने कहा कि आप 1 किलो बाजार से आलू ले आएँ, तो उसमें कहीं दिशा का जिक्र हुआ है कि पूरब दिशा से ले आएँ, पश्चिम दिशा से ले आएँ, कि ऊपर से ले आएँ, कि छत से नीचे से ले आएँ? दिशा का उसमें कोई प्रयोग नहीं है। ऐसी ऊर्जा, आप में जो ऊर्जा है शरीर में, वो किस दिशा में है? कि ऊपर की दिशा में, कि मुंडी मुंडी में खाली ऊर्जा है, कि पैरों में ऊर्जा है? नहीं है, दिशा का कोई प्रयोग नहीं है। दिशा का खाली कहाँ पर प्रयोग है? संवेग में। तो इसका आंसर ये हो गया, कौन सा? संवेग। इधर देखते हैं, अब ये यहाँ से आ जाते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग, जिनको आप प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं, लेकिन एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक जो संवेदनशील सेंसिटिव तराजू में, यानी जो तराजू है उस पर बैठ जाए या खड़ा हो जाए। आप कभी भी किसी तराजू पे बैठ जाएं, जो डिजिटल आजकल के तराजू हैं उस पर बैठ जाएं। यदि वह गहरी सांस अंदर लेते हैं, गहरी सांस, जैसे नहीं, अगर आप गहरी सांस अंदर लेंगे तो तराजू की रीडिंग यानी उसमें आपका वजन बढ़ेगा घटेगा, रीडिंग जो रीडिंग है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह पहले बढ़ेगा घटेगा या कुछ भी होगा, उसमें आपको बताना है। ये आप करके भी देख सकते हैं। सोचो आप कि आप किसी तराजू पे बैठे हैं, और तराजू पे बैठते ही है ना, अगर आप सांस लेंगे लंबी सी, अगर लंबी सांस लेंगे तो आपका वजन क्या बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? सोचने वाली बात है, करके देखना। लेकिन मैं यहाँ तो मैं बता ही दे रहा हूँ, उसमें क्या है? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा साहब।
अगर आप सांस लेंगे, कुछ 1 किलो सांस इसमें किलो के हिसाब से होती है। अगर आप 1 किलो सांस या 1 लीटर सांस, लीटर भी होती है, अगर आप 1 लीटर सांस अंदर लेंगे तो कुछ ग्राम में वजन आपका बढ़ता है। ठीक है, ये फिजिकल के नियम है, फिजिक्स के नियम है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? किसकी बात हो रही? सदिश की। सदिश जिसमें दिशा भी हो और परिणाम भी हो, ऐसी इसमें क्या है? ओनली विस्थापन है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक और चीज़, पदार्थ के संवेग, क्या संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? ये बोल रहा है कि संवेग बट्टे क्या वेग, संवेग बट्टे वेग से क्या प्राप्त होगा? अब ये इधर लिखा है संवेग, संवेग को बात करें, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है। यहीं से अगर हम द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा यही चीज़, जैसे ये है P बराबर m इंटू बी। अगर हम P अपॉन बी करेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा? m। m क्या है इसमें? द्रव्यमान। तो क्या बन जाएगा? संवेग बट्टे वेग द्रव्यमान। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा का जो संरक्षण नियम है उसमें कुछ नहीं है, बस यही है, ऊर्जा ना नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है, ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर ये हो गया। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और इधर भी वही है, ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या रूपांतरित होती है। इसका ये नियम हो गया। आगे चलते हैं, न्यूटन के गुरुत्व का पहला नियम, वो क्या है? जड़त्व का नियम। न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो वह गति अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। ये कौन कहता है? न्यूटन का पहला नियम। इसमें यही लिखा है, ठीक है साहब, जो मैंने बोला है। अन्य नाम इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन भी हुए। अगला देखते हैं, वायु शक्ति यानी विंड में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित रहता है? जो विंड यानी हवा है, हवा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये पूछ रहा है इसमें। अब वो होता है गतिज ऊर्जा। जो चलती हुई ऊर्जा होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। वो किससे होता है? जो पवन चक्की होती हैं, जब भी हवा चलेगी, जैसे ये पवन चक्की होती है, ये यहाँ पे मोटर रहती है, यहाँ से जो वायर निकले रहते हैं, ये साफ्ट रहती है, ये ऐसे करेगी पवन चक्की। ये जब भी घूमेगी तो यहाँ से क्या, इधर से जाएगी कौन सी? गतिज ऊर्जा। कौन सी? गतिज ऊर्जा। इधर से कौन सी निकलेगी? विद्युत ऊर्जा। कौन सी? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये हो गया। वॉशिंग मशीन का कार्य कौन से सिद्धांत पर होता है? जो वॉशिंग मशीन का जो कुआं होता है, ये वाला, ये जो होता है अंदर वाला, ये किस पे कार्य करता है? ये करता है अपकेंद्री बल पर। किस पर? अपकेंद्री। अपकेंद्री का मतलब ये है केंद्र से दूर जाना, ये ऐसे करके, ये केंद्र की ओर नहीं, केंद्र से दूर। ये वाला जब वो एक तरह से घूमती है स्पीड में तो वो कहाँ? केंद्र से दूर जाती है। तो ये वाला नियम इसमें कार्य करता है। इधर देखें, गतिज ऊर्जा, यह किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका फॉर्मूला ये है, हाफ एम वी स्क्वायर। इस पर कभी कभार सवाल भी आ जाता है। एम क्या है? द्रव्यमान। वी क्या है? चाल। आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा स्पीड से चलते हैं क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ाना है। अभी 10वां पेज है, 42 पेज हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वो नियम किसने दिया था? न्यूटन से। क्रिया प्रतिक्रिया, ये तीसरा नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर विपरीत बल लगाती है। इसका एक उदाहरण है नाव वाला। अगर आप नाव में से किनारे पर उतरेंगे ऐसे करके तो जो नाव है वो पीछे जाएगी। सापेक्षिक गति का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, सॉरी। चिड़िया के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो कार्य करता है वो कौन सा है? तीसरा। चाल, चाल है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रा है मीटर पर सेकंड। वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई चाल या चली गई दूरी। अगला क्वेश्चन है, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा।
तो इसमें यही है, काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv²। ये बोल रहा है वेलोसिटी, चलायमान जो वेग है, वेग कैसा हो जाए 2 गुना, 2 गुना यानी 2 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना। दूरी की बात करें, जल्दी से शॉर्ट में देखेंगे इसमें दूरी एवं विस्थापन। दूरी की बात करें, जैसे कि मैं यहाँ से गया आपको 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर, फिर गया ऐसे 3 किलोमीटर, तो मैं टोटल कितना चल रही है, मैं चल रही है 4 और 3 7 किलोमीटर। ये क्या हो गई मेरी दूरी। और यहीं विस्थापन की बात करें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी यहाँ से ये कितनी है 5 ही हो जाएगी अगर आप निकालेंगे तो। ये क्या हो गया विस्थापन, क्या हो गया विस्थापन। थोड़ा इसके बारे में देख लें। जो दूरी होती है कभी शून्य नहीं होती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। यह सदिश राशि है, यह है हमेशा अदिश राशि है। यह 2 बिंदुओं के बीच की दूरी न्यूनतम है, कौन सी न्यूनतम दूरी है, और यह पूरी लंबाई है, यहाँ से यूँ। अगला क्वेश्चन, समान गति से चलते हुए, कैसे समान गति से चलते हुए हवाई जहाज़ से एक पत्थर गिराया जाता है, हवाई जहाज़ से एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ सीधी रेखा में, कैसी सीधी रेखा में। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुँह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी गतिवर्धन यानी आगे चल रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, स्थिर नहीं चल रही है, स्पीड उसकी बढ़ ही रही है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का भार अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर। अब भार और वजन में, द्रव्यमान में, ये द्रव्यमान सदैव समान रहेगा। अगर आप चाहे अमेरिका पहुंच जाए या यूक्रेन पहुंच जाए या भारत में रहें या साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये साउथ पोल, सॉरी ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब जो द्रव्यमान है वो सभी जगह समान रहेगा, किसी वस्तु का या पदार्थ का परिमाण। लेकिन जो भार है, भार यहाँ पे न्यूनतम रहेगा, कैसा न्यून, यानी यहाँ पे अधिकतम रहेगा, कैसा अधिकतम। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, वो कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो आपको नीचे दबा रहा है। यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न रहेगा। आपका जो भार है यहाँ पर कुछ रहेगा, साउथ पोल पर कुछ रहेगा, नॉर्थ पोल पर कुछ रहेगा, और आप चंद्रमा पर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ और रहेगा, समझ रहे हैं। यानी भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान वही रहेगा। देखते हैं, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव, ये अभी बताया था, किनारे से दूर बढ़ेगी, कहाँ, किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो, या आप घर पे भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। अगर आप एक गिलास लें पानी, उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दें और बर्फ़ पिघलने पर देखें कि उसका जो पानी का स्तर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है, या वैसा ही रह रहा है, तो आपको बता दें ये अपरिवर्तित रहेगा, यानी वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। आगे देखते हैं, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, वो किसकी वजह से, वायु दाब की कमी से। वेग की बात करें, वस्तु में इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन, क्या, उधर दूरी की बात हो रही है, दूरी ये है, दूरी मैंने बताई थी, दूरी ये है, लेकिन विस्थापन ये है, ये 4 ये 5, और वहाँ पर चाल की बात होगी, चाल, तो चाल में कितना आएगा, 5 और 4 9 किलोमीटर, समय जितना भी लगा मान लो 3 मिनट, तो इसका ये चाल आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। वहीं ये क्या रहेगा 5, सॉरी ये यहाँ पर 4 है, गलती हो गई, 4 और 3 तो 7 ले लेंगे, ठीक है। अब ठीक है, तो विस्थापन 5, तो यहाँ पर विस्थापन की बात हो रही है, यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रा मीटर पर सेकंड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार कितना है, 10 kg, अंतरिक्ष पर क्या रहेगा भार, ये भार की बात कर रहा है, किसकी, भार की, द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा है। द्रव्यमान चाहे आप अंतरिक्ष में चले जाएं या चाहे कहीं पे भी चले जाएं, वो समान रहेगा, जितना आपका द्रव्यमान है वो वही रहेगा, लेकिन भार बदल जाएगा। अंतरिक्ष में भार कितना हो जाएगा, सूर्य, वहाँ तो बिल्कुल भी ग्रेविटी या कोई वातावरण कुछ नहीं रहता है, एटमॉस्फेयर। वहीं अगर चंद्रमा पर जाते तो 10/6 रह जाता। आगे देखते हैं, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, वो करता है रे की संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इधर बात करें त्वरण,
त्वरण की बात करें, थोड़ा त्वरण देखते हैं, समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। जैसे आपको बताऊं त्वरण सिंपल भाषा में कि आपकी जो बाइक है, क्या है, बाइक, अगर बाइक आप स्टार्ट करते हैं मान लो 0 की स्पीड से और आप ले जाते हैं कितनी, 10 की स्पीड तक, ये 0 से 10 की स्पीड तक लाने में आपको जितना समय लगा वो क्या हो जाएगा, त्वरण यानी वेग परिवर्तन की दर। आपको या मान लो 90 यहाँ पे चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की 10 की स्पीड पे, यहाँ आ गई 90 की, तो चाल में कितना चेंज हुआ, 80 का। ये मात्र आपको भी पता है कि बच्चा चाहे तो ये मात्र 4 मिनट में कर लेगा। यानी आप जो बाइक है 10 की स्पीड पर चला रहे हैं और आप 4 मिनट बाद वही स्पीड आपकी कितनी पहुंच जाएगी, 80। तो आपका त्वरण कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 दूनी 8 यानी 20 क्या आ जाए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये है आपका त्वरण। आप समझ में आएगा, ये सदिश राशि है, इसका मात्रक ये है। आगे देखते हैं, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि, इसका आंसर ये है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इतना ही याद कर लें क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इधर बात करते हैं द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर रहता है, F बराबर m/a। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल है इसमें, जो आप कैच लिखते हैं बॉल, तो उसमें क्या है, आप हाथ को पीछे करते हैं, यानी स्टार्टिंग में जो आपका जो त्वरण था, त्वरण के गुणनफल यानी जो उत्पन्न है त्वरण, यानी प्रारंभिक अवस्था और लास्ट की अवस्था, समझ रहे हैं, आप हाथ पीछे करते हैं वो। तो आप उसको एग्जाम्पल यही याद रखें, एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है, जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है, वो करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा वजन। उसके ऊपर के छेद का क्षेत्रफल, उस पर रखा वजन। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधा खड़े नहीं रह पाते, किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गति का द्वितीय नियम हो चुका है ऊपर भी। किसी लिफ्ट में, जो लिफ्ट है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है। अगर आप लिफ्ट में बैठे हैं तो आपको अपना भार कब अधिकतम मालूम होगा, आपको जब मालूम होगा जब वो लिफ्ट है ऊपर तेजी से जाएगी। कब तेजी से जाएगी, तो इसका आंसर ये हो जाए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगी। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन किसने किया था, वो किया था न्यूटन ने। इधर देखते हैं यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ कहता है दो पिंडों के मध्य, पिंड m1 m2, मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो दोनों के बीच में, ये कहता है, न्यूटन साहब कहते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी जो भी दो पिंड रहेंगे वो एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षण। अब आप कहेंगे, आप जहाँ भी बैठे हैं, कि आपका एक फ़ोन और दूसरा फ़ोन ये आकर्षण क्यों नहीं कर रहे हैं, आप या आपका दोस्त दोनों आकर्षण क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये आप माने ये छोटी वस्तुओं पे नहीं लगेगा, ये लगेगा बहुत बड़ी बड़ी पिंडों पर, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और पृथ्वी हो गई, ये जो बड़े बड़े पिंड हैं इनमें लगता है ये आकर्षण नियम। तो ये बोल रहा है दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या है, F का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमान यानी m1 इंटू m2 के अनुक्रमानुपाती रहता है। नंबर 1 ये हो गई इक्वेशन 1। दूसरा, जो F होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या, r²। ये हुई 2, और दोनों को हल करेंगे तो ये आ जाएगा F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m1 m2 बट्टे r²। अगर आप इसको हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, F, ये गुणांक आ जाएगा g और m1 और m2 बट्टे r²। तो यहाँ से ये आ गया। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा, न्यूटन ये तो बता दिया है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, कैसे बैठी है अभी झूले पर। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कैसा रहेगा, कम हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंकते हैं तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। लेकिन 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अगर आप फेंकते हैं तो वो कभी वापस नहीं आएगी। इसी को बोलते हैं पलायन वेग। क्या बोलते हैं, पलायन वेग।
पलायन यानी पलायन करना एक स्थान से दूसरे स्थान। अगर आप इतनी स्पीड सोचो, आप कितने की चलाते हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की, लेकिन ये बोला है 11, जिसको 11 किलोमीटर को आपको चलने में 15 मिनट लगेगा, इतनी स्पीड होनी चाहिए। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की अगर गति से आप किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। लेकिन आप 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकेंगे तो वो वापस आ ही जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण करता है? वो करता है अभिकेंद्री बल के कारण। किसके कारण? अभिकेंद्री बल के कारण। यानी एक उपग्रह, ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी। ये कोई उपग्रह है, इसके जो चक्कर लगा रहा है वो कैसे लगा रहा है? एक तो पृथ्वी आकर्षण कर रही है अपनी ओर, क्या कर रही है? आकर्षण। वो होता है अपकेंद्री बल। कौन सा होता है? अपकेंद्री बल। पृथ्वी अपनी ओर कौन सा लगा रही है? अपकेंद्री बल। लेकिन ये रोटेट कर रहा है। जब आप रस्सी को घुमाते हैं, मान लो ये कोई चीज़ आपको घुमाते हैं तो वो ऐसे जाती है, केंद्र से दूर 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 ऐसे करेगी। तो एक तो ये लग गया और दूसरा इधर लग रहा है, इसको बोलते हैं अवकेंद्री। सॉरी, ये अवकेंद्री है और ये है अपकेंद्री। जो उससे बंधा हुआ है वो है अवकेंद्री कारण, इसके कारण। ठीक है साहब। इसका तो ये शक्ति की बात करें, यह किसी मशीन अथवा कर्ता की कार्य की दर है। शक्ति क्या है? कार्य करने की दर, कितने समय में आप कार्य कर रहे हैं वो है। मात्रक है जूल पर सेकंड या वॉट। वॉट को याद रखें। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वॉट। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा कौन सा है? किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर ये रहता है 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। कार्य, अब ये कार्य की बात करें। कार्य क्या है? कार्य को थोड़ा देखते हैं कि बल, आप फोर्स लगा रहे हैं, इनटू बल की दिशा में विस्थापन। ये नहीं कि ये आपका पिंड है, ठीक है, क्या है? आपका पिंड, और आप इसमें फोर्स तो इधर से लगा रहे हैं, इधर, लेकिन वो जा रहा इधर है, उसकी दिशा किधर है? इधर। जो विस्थापन हो रहा है इधर, तो ये कोई बल नहीं माना जाएगा। बल जब माना जाएगा कि उसकी दिशा भी यही रहे। ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि आप 10 किलो वजन लेकर सिर पर लेकर एक ही जगह खड़े हैं, तो फिजिक्स के अनुसार वो कोई काम नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं? आप एक ही, जब तक उस पर बल लगाकर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका जो विस्थापन नहीं कराएंगे तब तक वो कार्य नहीं कहलाएगा। यह एक अदिश राशि है, मात्रक जूल है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, अब ये बोल रहा है जो गुरुत्वाकर्षण बल है मान लो अचानक से लुप्त हो जाए, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? सही होगा तो उसमें से होगा कि वस्तु का भार, ये भार की बात कर रहा है, भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन, जो भार परिवर्तन होता है वो आकर्षण बल के कारण होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं रहेगा जो लग रहा है, तो भार तो शून्य हो ही जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान है वो तो सेम रहेगा, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? आगे देखते हैं। अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वो क्या करेगा? वो करेगा अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान, यानी चक्कर लगाएगा उसी के साथ। ऊर्जा की बात करें, यह किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता है, यह अदिश राशि है, मात्रक जूल है। यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा के बराबर रहती है। ऊर्जा पता है आपको, ऊर्जा आपके शरीर में कितनी है उससे आपको पता चल जाएगा, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा कि आपके शरीर में कितनी ऊर्जा है। ठीक है। ऊर्जा वो कहलाती है, एक तो मैं मान रहा हूँ कि ये पतला आदमी है, इसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, और एक है ये 6 पैक वाला आदमी, तो इसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है, तो ये काम ज़्यादा करेगा। ये बोला ये है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता है। क्या है? क्षमता, ऊर्जा। यदि धरती की घूमने की गति, जो पृथ्वी घूम रही है उसकी गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा साहब। लेकिन जो ध्रुव हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, यहाँ पर बढ़ जाएगा पिंड का भार, वजन। यहाँ पे भार की बात हो रही है, द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है। भारीहीनता अभी बताया था, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसको शून्य किया जाए तो भारीहीनता स्थिति आ जाएगी। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम रहता है। आगे देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद, एक लकड़ी को निर्वात में, जहाँ पर गैस नहीं है, वहाँ एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिरा दिया जाए तो वो पृथ्वी पर कैसे पहुँचेंगे?
एक साथ पहुँचेंगे कि क्रम से पहुँचेंगे कि पहले आपके हिसाब से तो पहले लकड़ी का टुकड़ा जाने चाहिए, फिर उसके बाद रबड़ का, फिर पंख, क्योंकि हवा में तैरता है। लेकिन ये बात हो रही निर्वात की, किसकी, निर्वात की। तो इसमें तीनों एक साथ जाएंगे। इसका आंसर ये हो गया। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार शून्य रहता है भाई। जब ऊपर से हवा में है, भार तो कहीं है ही नहीं है, तब आप तो कोई लगा ही नहीं पा रहा है। आगे देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उनके स्थान पर दोगुनी है को दूसरे, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह है, ये बोल रहा है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती तो, अभी मान लो एक है, उसकी जगह हो जाए ये दोगुनी, ठीक है, दोगुनी। ये एक है, ये हो जाए दोगुनी। तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर, ये सन है, तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसा रहेगा ये पूछ रहा है। इसको आपको उसी फॉर्मूले से निकालना है। यानी ये आर का मान है, क्या है, आर का मान। अब आर स्क्वायर है तो इसका मान हो जाएगा 4। तो जितना अब है उसका चौथा भाग, ठीक है, अभी जितना पहुंच रहा है उसका चौथा भाग पहुंचेगा। आगे देखते हैं, इधर देखते हैं थोड़ा कुछ। यह है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। यह किसी वस्तु में उसकी स्थिति एवं आकृति परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती ऊर्जा। इसका ये फॉर्मूला है, एम द्रव्यमान हो गया, जी गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और ये यहाँ पे जी का मान 9.8 रहता है मीटर प्रति सेकेंड। उदाहरण है तनी हुई कमान एवं तनी हुई स्प्रिंग में संचित रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामो का क्या काम रहता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो विद्युत जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर रहती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल रहता है वो प्रकाश ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा होती है उसमें परिवर्तित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं ऊष्मा। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। स्थानांतर होता है ताप के जो अंतर रहता है उसके अनुसार। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ऐसे करके स्थानांतर रहता है ऊष्मा का। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत होती हैं, गर्म होती हैं, गर्म ही होती हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खोल दिए जाएं, बहुत सारे मूर्ख लोग रहते हैं कि जो फ्रीज का गेट खोल देते हैं, वो सोचते हैं इससे कमरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो गलत सोचते हैं। आप भी सोचते होंगे, जो आप देख रहे हैं आपकी भी बता रहा हूँ कि आप सोचते होंगे कि फ्रिज का दरवाज़ा अगर खोल दें तो पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो गर्म नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा, वो उसका ताप बढ़ जाएगा यानी गर्म हो जाएगा। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। ये बोल रहा है जो कोल्ड स्टोर होते हैं उनमें जो फल रखे जाते हैं वो लंबे समय तक क्यों चलते हैं, वो इस वजह से चलते हैं क्योंकि जो उनकी शोषण दर है वो कम हो जाती है। दाब की बात करें, एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल, लंबवत लगने वाला बल यानी फोर्स, ये हो गया फोर्स, ये हो गया क्षेत्रफल एरिया, यही दाब है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका आंसर ये हो जाएगा, हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है। जब पानी को 0 से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। अब इधर बात करें ऊर्ध्वपातन वो स्थिति होती है, आपको नॉर्मली पता है कि अगर पानी को गर्म करेंगे तो भाप में चेंज हो जाएगा यानी उसमें, और भाप को और गर्म को चाहिए अगर हम ठंडा करेंगे तो वो बर्फ़ पिघल जाएगा, बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो एक तरह से पानी बन जाएगी। ये बोल रहा है यह किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से, कौन सी ठोस यानी मान लो बर्फ़ से सीधे कौन से वाष्प में बहुत आगे जा रहा है, वरना स्थिति तो ये है खाली पानी में ही चेंज होगा, तो ये बहुत आगे जा रहा है।
सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित बिना द्रव अवस्था से गुजरे। ये बोला द्रव यानी पानी तो बनना ही नहीं है, तरल, तो उसी को बोलते हैं उद्पादन। इसका उदाहरण है आयोडीन कपूर। अगर आप कपूर को जलाएंगे ठोस से वो वाष्प में ही चेंज होगा। ठोस COD यानी शुष्क हिम, ये भी है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही होता है, ऊपर बता चुके हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है साहब, इसका आंसर ये हो गया। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? बाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। इसका आंसर ये हो गया। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है, इस वजह से। ये भी हो गया। इधर देखते हैं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन यानी AC, किसकी बात कर रहा है? AC। AC का कार्य क्या है, किसको नियंत्रित करता है? वो आर्द्रता और तापमान को। ताप की बात करें, यह किसी वस्तु की उष्णता या शीलता के सापेक्ष मापन है, यानी ठंडा और गर्म का मापन तापमापी द्वारा। तापमापी के पैमाने सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट है। थर्मल बोतल, जो थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। वो लगाई जाती है सिल्वर की, रजत की। जब पानी में नमक मिलाया जाता है, क्या नमक मिलाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा और जमाव बिंदु कम हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 सेल्सियस डिग्री। ये है इसका ये रिलेशन है, यानी केल्विन और सेल्सियस पैमाने के संबंध। जैसे केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। और आप केल्विन में निकालना चाहते हैं तो 37 प्लस 273 कर देंगे तो आपका इधर निकल जाएगा केल्विन में। और आप फ़ारेनहाइट में निकालना चाहते हैं वो भी यहाँ से निकल जाएगा इस रिलेशन से। आगे देखते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फैराडे तापमापियों में एक ही होगी? वो होगी -40 में। इतना ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, इतना ही। अगर आप ये भी रट कर चले जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले हुए जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है अधिक। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका है ठंडा अधिक होता है। वो किस कारण होता है? वो इस कारण होता है कि लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो इसका आंसर ये हो गया। रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने के लिए कौन सा तापमान है? 4 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का इसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। द्रव का वह गुण है जिसके कारण इसका पृष्ठ तनाव या पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्र पर घिरने की प्रवृत्ति रखता है। उदाहरण वर्षा की बूंदें और बूंद का गोलाकार होना, यही आपको याद रखना है। उदाहरण वर्षा की बूंद और वर्षा की बूंद का गोला होना। इसमें बहुत कुछ बता सकता हूँ, जैसे ये बूंद है, ये यहाँ से ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उससे आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। आपके एग्जाम में खाली यहाँ से आएगा वर्षा की बूंदें और बूंद का गोला होना। साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव, क्या साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। केशिकत्व, केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को क्या बोलते हैं? केशिकत्व। केशिकत्व का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पौधे में जल का चढ़ना, फाउंटेन पेन में स्याही का चढ़ना और लालटेन में तेल का चढ़ना, ये सारे उदाहरण हैं, ये आपको रट लेने चाहिए। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम रहता है। प्रत्यास्थता, वस्तु का वह गुणांक जिसके कारण वस्तु पर लगा बहाव बल हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करती है। जैसे रबड़ होगी, रबड़ को आप तानेंगे, जैसे ये रबड़ है, इसको आप तानेंगे तो ऐसे हो जाएगी, जब इसको तानेंगे और जब इसको रिलीज़ करें तो फिर ऐसे ही उसी अवस्था में आ जाएगी। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने की कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, इसी को यानी केशिकत्व। हवाई जहाज से यात्रा करते समय
पेन से स्याही निकलने लगती है? वायु दाब में कमी के कारण। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? शहद की। श्यानता की। द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्षित गति का विरोध करता है। गाढ़े द्रव जैसे शहद, ग्लिसरीन आदि में श्यानता अधिक होती है। किसमें अधिक रहती है? शहद में, ग्लिसरीन में आदि में श्यानता अधिक होती है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है तथा द्रव की श्यानता घटती है। ताप बढ़ने पर किसी गैस की श्यानता बढ़ती है तथा द्रव की श्यानता घटती है। ठोस में श्यानता नहीं होती है। आगे देखते हैं। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है? पास्कल का सिद्धांत। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? इसका आंसर यह है, लोहे का घनत्व पानी से घनत्व से अधिक और पारे से कम रहता है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम रहता है? 4 सेल्सियस पर। उत्प्लावन बल की बात करते हैं। वस्तु में द्रव में डूबने पर भार में कमी, यानी जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो उसका जो भार है, वजन है, उसमें कैसी कमी आ जाती है। द्रव में वस्तु के भार में आवासी कमी का कारण द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। यानी जो द्रव है वो वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है, उसी को कौन सा बल कहते हैं? उत्प्लावन बल। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जमता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। ये किसके कारण होता है? उत्प्लावन बल के कारण। क्योंकि पानी की सतह ऊपर खींचते हैं तो थोड़ा ढीला सा रहता है, जब ऊपर आ जाती है तो कैसा भारी सा हो जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? तैरने का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबो जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। ठीक है साहब। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा उठाए गए द्रव के भार के बराबर रहती है। यह आभासी कमी द्वारा उठाए गए द्रव के भार के बराबर रहती है। वस्तु के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर वही रहता है। ये 3 बार रिपीट हो गया है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, जबकि 100 पर शरीर क्या करेगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और इसका आंसर मैं अगली क्लास में बताऊंगा। यानी पानी के मैं भी तो देखूं कि मेरी इस यहाँ तक क्लास तक कौन देखता है। इसका आंसर आप दें जिससे कि मुझे भी पता चले कि मेरी क्लास कौन देख रहा है कौन नहीं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि पानी में 4 सेल्सियस डिग्री पर शरीर तैर रहा है, तो यदि तापमान 100 सेल्सियस डिग्री कर दें तो शरीर का क्या होगा? शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा। यानी इसका आंसर आप दें। अगला क्वेश्चन है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है? अवरक्त तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण कौन सी है? ध्वनि तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिमल ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 डेसिमल। इधर बात करें ध्वनि, जो ध्वनि होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। सामान्यतः वायु में चाल 330 मीटर पर सेकेंड। संचालन का माध्यम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस में अधिकतम मात्रक डेसिमल है। आर्द्रता बढ़ने पर गति बढ़ जाती है। रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा उत्तरदायी है? आयनमंडल। ये होता है अर्थ, ये क्षोभमंडल, फिर समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर उसके बाद आयनमंडल। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं निर्वात में क्योंकि उनको माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में। ध्वनि तरंगें माध्यम के कण का कंपन तरंग के संचालन की दिशा, यानी ये है तो इसमें कंपन रहता है, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। तो संचलन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने के लिए कंपन यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। वो ध्वनि तरंग, स्प्रिंग उत्पन्न तरंग। अनुप्रस्थ तरंग
इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम के कण का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत रहता है। ये कैसा है? लंबवत। ठीक है। उदाहरण रस्सी में उत्पन्न तरंग, पानी में उत्पन्न तरंग। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए, यानी जो आप बोल रहे हैं वो वापस आपके गूंजे आवाज़, उसके लिए 16.5 मीटर की दूरी की आवश्यकता होती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह, अगर आप 16.5 मीटर की दूरी से अगर कोई सामने दीवार है वहाँ से अगर आप आवाज़ लगाएं तो आपकी आवाज़ गूंजेगी, यानी आपको आपकी आवाज़ सुनाई देगी। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। डेसिमल से किसे मापते हैं? वो मापते हैं वायु की ध्वनि को। मनुष्य की श्रव्यता, यानी मनुष्य जो कानों से सुनता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को। एक वो होती अपश्रव, वो होती 20 हर्ट्ज से कम, इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। इनको ज़्यादातर जो कुत्ते होते हैं वो बहुत जो रेयर जानवर रहते हैं, कुत्ते भी सुन लेता है। ये होती हैं श्रव तरंगें, ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के, इसको मनुष्य सुनता है। पराश्रव तरंगें ये 20,000 से ऊपर अधिक। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार करने भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? पराध्वनि तरंगें निकालता है और उन्हीं के द्वारा निर्देश पाता है, यानी दोबारा वही तरंगें उसके पास आती हैं। पराश्रव तरंगें उत्पन्न की जाती हैं चमगादड़, डॉल्फिन आदि के द्वारा। डॉल्फिन की आपको बता दूं आंखें नहीं होती हैं। क्या? आंखें नहीं होती हैं, बगैर आंखों की होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय लगता है 8 मिनट का। प्रकाश का वेग अधिकतम होगा निर्वात में। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच के बीच से। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। विकिरण ऊर्जा वस्तुओं को दृश्यमान देखने में सहायता करता है, सीधी रेखा में चलता है। स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। द्वैत प्रकृति तरंग का कण एवं कण। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की किरणों का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस जाना। जैसे ये सतह है, ये आया, ये है आपतित कोण, ये है परावर्तित कोण, ये है अभिलंब। ये कोण दोनों बराबर रहेंगे। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? उड़ांतरिक परावर्तन के कारण। यह है प्रकाश का परावर्तन, एक माध्यम से आया दूसरे पे गया। यह है आपतन कोण, यह है परावर्तन कोण। पहला सिद्धांत कहता है कि एंगल ऑफ आई बराबर होगा एंगल ऑफ आर के बराबर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर रहेंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर रहते हैं। आपतन किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल पर होते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक पर अपवर्तित रहता है? आवृत्ति। इधर बात करें, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हैं। कहाँ से? सघन से विरल में, इधर की ओर। इधर बात करें, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब से, ये अभिलंब है, इससे दूर हट जाती हैं। जैसे आनी चाहिए ये, लेकिन ये दूर हट गई, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसकी चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? उल्टा और वास्तविक। जो रेटिना होता है आंखों का, वहाँ पर कैसा बनता है प्रतिबिंब? उल्टा बनता है व वास्तविक बनता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कैसा हो जाता है? अधिक। आप जो अपवर्तित किरण सघन माध्यम से वापस लौट जाती हैं, ऐसा ही चलता रहता है, बार बार वापस लौटती हैं फिर वापस लौटती हैं, तो वो उसी में घूमती रहती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो कौन सा है? यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगमणि चीज का, इसका भी यही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं मृगमरीच का, कटे हुए हीरे का जगमगाना, ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोप का कार्य। ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लें। हमें वास्तविक सूर्य से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन।
सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? बैंगनी। किस तारे का रंग यानी किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तारे का तापमान कैसा है? रात के समय खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किससे समझा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अवलंब की ओर झुक जाती हैं। आनी चाहिए ऐसे, और ये इधर झुक गई हैं अवलंब की ओर। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रकाश का अपवर्तन। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक रहता है। हमें वास्तविक सूर्य से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन। सबसे कम वेवलेंथ बैंगनी का। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। इधर बात करें, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य तथा वेग बदलता है। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, ये आपको याद रखना है। इसमें भी एक क्वेश्चन आ गया आवृत्ति वाला। बड़ विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया। यह है प्रिज्म, यहाँ से निकला है। इसको याद कर सकते हैं विव ग्योर। विव ग्योर, विव ग्योर से याद कर सकते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इसका क्रम है। अपवर्तन के उदाहरण, जल में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती, तारों का टिमटिमाना, जल में पड़े सिक्के का अपनी वास्तविक जगह से ऊपर दिखाई देना। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इनको याद कर लें। एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार का उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। 3 रंग मूल रंग हैं, हरा, नीला, लाल। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? काला। जब अंतरिक्ष यात्री रहते हैं तो उनको आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। प्रकाश का प्रकीर्णन। छोटी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक रहता है। प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकाश का सबसे अधिक रहता है, लाल रंग का सबसे कम। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं। वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश किरणें का बिखराव। वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश किरणों का बिखराव। उदाहरण है, वातावरण में प्रकाश का बिखराव, आकाश का नीला दिखाई देना। लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ये अपसारी होता है, ये अपसारी होता है। अवतल लेंस के जो उदाहरण हैं, दाढ़ी बनाने वाला शीशा, डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक व गले व दांत देखने यानी निरीक्षण करने में प्रयोग होता है। टॉर्च व वाहनों की हेडलाइट में। प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण द्वारा रंगीले प्रकाश किरणें का क्रम क्या है? विव ग्योर, आधा से ऊपर की ओर। लाल रंग के प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा, पीला। एक दंत चिकित्सा द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा? अवतल लेंस। दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है अवतल लेंस। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन यानी जो छाता है, छाते का ऊपर हिस्सा कैसा रहना चाहिए? ऊपर का उजला यानी सफ़ेद और नीचे का काला। नीचे का कैसा रहना चाहिए? काला। इधर देखें, इधर बात करें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। निवारण है उत्तल लेंस। इसको याद करने की ट्रिक ये है, ये उत्तल लेंस है, ये दूर है, इधर अवतल है और ये निकट है। दूर और निकट में सबसे ज़्यादा ये 3 अक्षरों का है, ऐसे ही सबसे ज़्यादा उत्तल, यानी अक्षरों के हिसाब से आप मिला सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दूर की वस्तुएं निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। मनुष्य की आंखें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाती हैं? कहाँ पर प्रतिबिंब बनाती हैं? वो बनाती हैं रेटिना पर। कैसा? उल्टा और वास्तविक। दूर दृष्टि दोष का निवारण, अब दूर यानी 2, तो इससे हो जाएगा उत्तल लेंस। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति? अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है वाहनों में पार्श्व दर्पण के प्रयोग में। अवतल लेंस का दाढ़ी बनाने में। डॉक्टर द्वारा आँख, नाक
कान, गले व दांत का निरीक्षण करने, टॉर्च व वाहनों की हेडलाइट बनाने। इधर बात करें लेंस की क्षमता किस में मापते हैं, डायोप्टर में। इसका लेंस की क्षमता का फॉर्मूला है। लेंस की क्षमता धनात्मक, लेंस की क्षमता ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम है इस वजह से। लेंस की शक्ति का मापन डायोप्टर में। धूप के चश्मे की शक्ति 0 डायोप्टर रहती है। सबसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, यह भी क्वेश्चन आ चुका है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, रेटिना के पीछे। रात के समय में खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों ये क्लास पूरी खत्म हो चुकी है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी लेके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये आपकी दूसरी क्लास थी, पहली क्लास पॉलिटी की हो चुकी है। ये फिजिक्स की क्लास जहाँ तक है मैंने पूरी ख़त्म कर दी है। आप कमेंट भी कर सकते हैं जहाँ पर कोई कुछ भी गलती हुई हो, वैसे तो नहीं हुई है। और आप नेक्स्ट जिसकी भी क्लास चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो आपका धन्यवाद करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।